अब चूंकि एक गठबंधन की सरकार चला रहे मोदी जी, तो चाहते हैं कि अमित शाह इनकी टकराहट बहुत ना हो, इसलिए एक पीआर एक्सरसाइज के तहत दोनों से बात कराई जा रही और घूम घूम को फोटो बांटी जा रही कि देखो ये मिल के बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, ताकि मीडिया में ये खबर जाए कि दोनों में बात हो गई, कोई चिंता की बात। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कत होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन से तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर ये ईगो बना रहा, जो केंद्र में ईगो की प्रॉब्लम रही, मुझे लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम रही तो स्थितियाँ और। यूपी में उलटफेर के बाद सवाल कई हैं और उस बीच में दिल्ली में हुई एक मुलाकात नई है। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। दिल्ली दरबार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। हालांकि वो नितिन गडकरी और तमाम नेताओं से मिले हैं, लेकिन अमित शाह के साथ हुई मुलाकात लगभग 35-40 मिनट चली है। क्या उस मुलाकात का क्रक्स है और यूपी की सियासत में उस वक्त में, जिस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी की सियासत में इस चुनाव में हावी हुई हैं, क्या मायने निकलेंगे? बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र दुबे जी हैं साथ में हैं और रतन मनी लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूपी की सियासत से वाकिफ रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों संस्थानों में काम किया है। इन्हीं से सवाल करेंगे, समझेंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या है मायने। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। मंत्री योगी की अमित शाह से तमाम कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, या जो रिजल्ट्स आए हैं जिस तरह से बीजेपी के फेवर में नहीं आए हैं, इस मुलाकात से क्या कुछ निकाला जाए? देखिए, जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश के आए हैं, उसको देखते हुए ये चीज़ समझ में आती है, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो उसी का एक ये कड़ी मान के मैं चलता हूँ, क्योंकि योगी जी और शाह की इसमें जो एक बाहर परसेप्शन बना हुआ है कि दोनों के बीच एक वैचारिक कहीं ना कहीं कटुता या वैचारिक मतभेद हैं, और केजरीवाल जी ने आके उसको और हवा दे दी थी, कह दिया था कि अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या मोदी जी हटा दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया और जो भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा, उस झटके को ठीक करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें आज की स्थिति में योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी के पास योगी जी के अलावा दूसरा कोई मजबूत विकल्प नहीं है। बीजेपी योगी जी को साधे रखना अब भारतीय जनता पार्टी के मेरे लिहाज से उसकी राजनीतिक विवशता है। अगर आज की परिस्थितियों में देखा जाए, अगर कल 27 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए या जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें योगी जी अब एक बड़े कैनवस में आ गए हैं। अब योगी जी कोई उत्तर प्रदेश के कैनवस तक सीमित नहीं रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि संभवतः ये संकेत दिया होगा कि बाहर ये परसेप्शन बनाया जाए, ये किया जाए कि ताकि ये लगे कि मोदी जी और योगी जी और शाह के बीच में कोई वो नहीं है। वरना आज तक जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग 6-7 साल हो गए हैं, कभी भी इस ढंग की बैठक नहीं हुई और इस ढंग से प्रचारित भी नहीं हुई जिस ढंग से प्रचारित हो रही है कि बैठक हो रही है, बात हो रही है, ये हो रही। मुझे लगता है कि इस बैठक में उसके 2 मकसद हैं। एक तो जो उत्तर प्रदेश की में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हो उसके कारणों पर विमर्श होगा कि भाई क्या कारण रहे, वो बताए जाएंगे। और ये भी सामने है कि टिकट जो दिए गए वो योगी जी के विमर्श के बगैर दिए गए, तो वो योगी जी अपनी बात रखेंगे कि तालमेल की कमी रही, ये जो भी हुआ केंद्र से तय हुआ, तो उसके लिए योगी जी दोषी नहीं है। तो वो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी ढंग से इसको पैचवर्क किया जाए, बाहर किया जाए। और मुझे लगता है कि जब तक ये अल्पमत में अगर ये अपने को बहुमत में ले आवेंगे, अभी उसमें वक्त लगेगा, मुझे लगता है तब तक ये, लेकिन चूंकि इतनी दूरियां हैं या वैचारिक रूप से सामंजस्य नहीं है, मुझे लगता है कि ये एक तात्कालिक सामंजस्य का प्रयास मात्र है। बड़ी बात बोली है टिकट वितरण की कि उनसे सलाह लेकर हुआ या नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई होगी? क्या उनसे परामर्श लिया गया होगा, और अगर नहीं लिया गया है तो क्या उसका इम्पैक्ट झेला है यूपी में बीजेपी? देखिए, अमित शाह मोदी जी के सर्वे सर्वा, और यूपी में सारा जो भी काम अमित शाह के जरिए होता है। पिछले 2 साल से, इवन जब 22 में विधानसभा चुनाव थे तब भी था कि अमित शाह योगी जी को निपटा देना चाहते हैं। चुनाव हो गया, योगी जी बने रहे, क्योंकि योगी जी ने अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली है।
अब वो न बीजेपी पर डिपेंडेंट है या न आरएसएस पर, क्योंकि उन दोनों के आदमी भी वो नहीं है, न कभी आरएसएस के मेंबर है न बीजेपी के। इंडिपेंडेंट लड़ते थे, बल्कि बीजेपी उनको अडॉप्ट कर लेती थी और हिंदू सेना के नाम पर और कभी दूसरे नाम पर उनको चुनाव लड़ा के जीत जाते थे। इस चुनाव में जब विशेष रूप से हवा इसलिए मिली कि जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जिन्होंने ठाकुरों के लिए कुछ अशोभनीय बातें कह दी उनके महिलाओं के बारे में, वहाँ से पूरे देश में एक परसेप्शन बना कि ठाकुर बहुत नाराज है। गुजरात में कुछ नहीं हुआ, यूपी में हो गया, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, सारा असर राजस्थान में भी नहीं हुआ। हाँ, पश्चिमी यूपी में हुआ, राजस्थान में थोड़ा असर हाँ, हुआ, थोड़ा असर वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा। हाँ, असर पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि ठाकुरों की बैठक हुई, जिसमें ये घोषणा की गई कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाजपा के प्रत्याशियों को नहीं जिताएंगे। वो बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर मध्य उत्तर प्रदेश, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्पेशली जब राजा भैया आ गए सीन में, तब ये हुआ कि हाँ, ये ठाकुर वाकई नाराज है और जो रिजल्ट आए वो दिखाई नहीं, पड़ा। तब क्या कहीं दिल्ली दरबार को ये लगने लगा कि कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन कंट्रोल नहीं किया गया? हाँ भाई, जब हार गए तो हारने के बाद तो आदमी को लगता ही, पहले उनकी गलतफहमी रही होगी कि क्या ठाकुर कर लेंगे, लेकिन अब जब रिजल्ट आए हैं बिल्कुल आशा के विपरीत, तब उनको लगता अब चूंकि एक गठबंधन की सरकार चला रहे मोदी जी, तो चाहते हैं कि अमित शाह इनकी टकराहट बहुत ना हो, इसलिए एक पीआर एक्सरसाइज के तहत दोनों से बात कराई जा रही है और घूम घूम को फोटो बांटी जा रही है कि देखो ये मिल के बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, ताकि मीडिया में ये खबर जाए कि दोनों में बात हो गई, कोई चिंता की बात नहीं है। जी समर्थ, इसमें एक बात, अभी जो क्षत्रियों के बारे में बात हुई, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी सबसे ज्यादा है कि क्षत्रियों की नाराजगी को दूर करने के लिए योगी जी पे भरोसा नहीं किया गया, दिल्ली से बैठ के विमर्श किया गया कि हम क्षत्रियों को मना लेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय होने के नाते उनका अपना प्रभाव योगी जी का है। योगी जी को भरोसे में नहीं लिया गया, राजा भैया को बंगलोर बुला लिया गया, वहां अमित शाह ने बैठ के बात करी। धनंजय के उसको चूंकि वो हार जाते, इसलिए वहां समीकरण बैठाने के लिए राजा भैया के माध्यम से फिर बसपा को कह के वो टिकट हटवाया गया, फिर सेवी की गई, लेकिन योगी को भरोसे में नहीं लिया गया। तो स्वाभाविक है फिर योगी भी चुप हो गए होंगे कि जब आप तय कर सकते हैं तो फिर मुझे जरूरत क्या। जब हमारे रतन मणि लाल जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपका क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर कि जो मुलाकात हुई है क्या सियासी तौर पर माना गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से मजबूती हासिल की है 2012 के बाद से, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पार्टी को मजबूत करने के दो सबसे बड़े फैक्टर्स थे। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने उस तरह का एग्रेशन दिखाने से परहेज़ किया जो वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाते थे, लेकिन वो एग्रेशन दिखाने का काम अमित शाह ने शुरू किया। और हम सब ने पिछले 10-12 सालों में देखा है कि अमित शाह पार्टी का एक एग्रेसिव चेहरा थे। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उभरे हैं, तो वो कम से कम उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव चेहरा बने। तो किसी भी पार्टी में अगर दो मजबूत क्षेत्रीय एग्रेसिव चेहरे आते हैं तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ वैचारिक मतभेद कह लीजिए, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका एक सा होता है। मैं मजबूत, मेरे पीछे लोग मजबूत, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत, तो फिर काम मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अगर दो मजबूत लोग इस तरह से एक्ट करेंगे तो पार्टी में कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है, जो कि हमें अभी देखने को मिला। मैं ये अभी दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि बीजेपी की जो हार इस बार उत्तर प्रदेश में हुई है उसके लिए केवल ये टकराव ही जिम्मेदार है, लेकिन अगर ऐसी कोई आहट भी थी जिसके बारे में तमाम तरह से संकेत मिले तो इसे अभी ही दूर करना ज़रूरी था, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने जैसा मंत्रिमंडल गठन में देखा कि मोदी ने किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन से किनारा किया है और सारे अपने अलाई पार्टीज़ को लेकर और उन सभी नेताओं को अकोमोडेट किया है जिनसे कहा जा रहा था कि वो कभी नाराज़ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे किसी राज्य के हों। तो आज इसी नाराज़गी को कम करने के दौर में मुझे लगता है ये एक्सरसाइज की गई है। और कहीं ना कहीं ये चर्चा भी सामने आ रही है कि भाजपा के अंदर भी कांग्रेस की तरह का एक हाई कमांड कल्चर डेवलप हो रहा है और इस हाई कमांड कल्चर से
कांग्रेस को 10-20 सालों के बाद बहुत नुकसान होगा। जेपी नड्डा का एक बयान भी याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस से हमको हर चीज़ की एडवाइस लेनी नहीं पड़ती। क्या आपको लगता है क्या इसका भी इम्पैक्ट चुनाव में पड़ा जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है? देखिए, अगर आरएसएस ने पहले से ये तय कर रखा था कि उन्हें इस बार बहुत सक्रियता नहीं दिखानी है, तो उन्होंने तय कर लिया होगा। उनको नड्डा जी की इस बयान की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आरएसएस इस तरह के निर्णय लेने में स्वयं सक्षम। तय किया होगा तो क्यों तय किया होगा? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह की एक पकड़ बनाई थी, अपनी एक जगह बनाई थी, उसमें आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बहुत ज़्यादा योगदान और भूमिका नहीं थी। तो ये हो सकता है कि चूँकि अपने दम पर 2017 में, 2019 में और 2022 में योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर जो जीत हासिल की थी, इसको देखते हुए आरएसएस ने हो सकता है किसी वजह से अपने हाथ पैर पीछे खींचे होंगे, लेकिन अगर वो भी है तो वो बात इस बार सामने आ गई। उसके सामने आना पार्टी के हित में नहीं है। कल की सरकार बनने में मोदी जी ने सामंजस्य दिखाने की कोशिश की है, तो उसी सामंजस्य की एक और पिक्चर मुझे लगता है ये। जैसा कि जिक्र किया इन्होंने कि क्या आपको लगता है इसका फैक्टर, जो पीआर की बात की अभी सुरेंद्र दुबे जी ने, उन्होंने बताया क्या एक फोटो आने से या खबर चलने से आधे घंटे मुलाकात हुई, जो लोगों को लगता है या कुछ जो योगी जी का वोटर है या अमित शाह जी का वोटर है, क्या वो सोचेगा कि भाई नहीं सब कुछ ठीक हो गया? आपको लगता है ऐसा होता है क्या? समर्थ, देखो ऐसा है कि राजनीति परसेप्शन की होती है। एक परसेप्शन बनता है या मीडिया परसेप्शन बनाता है कि माहौल क्या है। तो ये उस माहौल को क्रिएट करने की, कि जो एक माहौल ये पूरी तरीके से बन गया, और ये अभी का नहीं बना हुआ कि केजरीवाल का बनाया हुआ, ये पहले से है कि अमित शाह और योगी जी के बीच में वैचारिक तालमेल बेहतर नहीं है। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ था। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को ये बात समझ में आई कि इस परसेप्शन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और विधानसभा चुनाव फिर 3 साल के बाद होने हैं। बाकी अभी महाराष्ट्र में यहाँ है, तो उसका एक, और अभी भी केंद्र में भी आप एक ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार है। पहली बार 14 और 19 के बाद पहली बार एनडीए सरकार है। एनडीए तो थी, लेकिन थी भाजपा की सरकार। तो ऐसी स्थिति में ये लगता है कुछ हो सकता है, देखिए जो बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है खेला होगा। नहीं खेला, देखिए राजनीति में इनकार तो किसी बात से नहीं किया जा सकता। अभी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में अजीत गुट को लेके प्रफुल्ल पटेल और उनको लेके हम बनेंगे कि तुम बनोगे, ये एक शुरुआत हो गई। तो वहां पर एक हो रही है। दूसरे लोकसभा अध्यक्ष को लेके ये एक बहस चली हुई है, क्योंकि नायडू साहब चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, और उसका उनका वाजिब कारण है कि अटल जी के समय में उनका रहा था। और दूसरे वही जानते हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र का खेल हो, चाहे देश के अन्य भागों का खेल हो, कि ऐसा ना हो कि हम इनके गठबंधन में रहें, उसके बाद हम अकेले रह जाएं, बंधन उधर चला जाए, हम अकेले रह जाएं। भारतीय जनता पार्टी इसकी सिद्धस्त है। पता लगे कि अमित शाह, क्या नाम, नायडू जी के विधायक उधर सांसद चले गए और इधर इनके चले गए, नीतीश जी के चले गए, तो फिर उनको चिराग पासवान भी। हाँ, चिराग पासवान तो वैसे ही उसके साथ है, मान लीजिए वो भी कर लें। तो ऐसी स्थिति में उनको 30-32 चाहिए। वो अगर उन्होंने ले लिए तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये वो भी समझते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि राजनीति कर रहे हैं, वो भी कोई हवा में नहीं तैर रहे हैं। तो वो भी जान रहे हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष होगा तो आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक वजह है इसकी वजह से। सुरेंद्र दुबे जी, आप बताइए मुझे कि एक चर्चा जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, तो आपको लगता नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया 1% भी, तो अखिलेश यादव के लिए रास्ता बहुत साफ हो जाएगा? या योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो अखिलेश यादव को इस परफॉर्मेंस के बाद सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बन गई सपा विपक्ष में, तो योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो रोके हुए हैं? जी, अखिलेश यादव के मजबूत होने से ही योगी जी बहुत मजबूत हो गए। उनको हटाने का मतलब है कि अखिलेश यादव को आप पैसे दे रहे हैं, क्या ये आप सत्ता संभाल लीजिए, वहाँ टूट फूट हो जाएगी। भाजपा के लोग निराश हैं, और इनका जो आईटी सेल है या इनके जो एक्टिव दूसरे ढंग के लोग हैं, वो जिस ढंग के कारनामे कर रहे हैं, सारे हिंदुओं को अयोध्या के लेकर गाली दे रहे हैं कि तुम लोगों को हमने मंदिर दिया, सब दिया, हो तुम हिंदू नहीं हो, क्या हो, सब बड़ी विचित्र। तो मोदी जी को न केवल सरकार में विरोध झेलना, जनता में भी झेलना। उनका अपना तो है ही कि वो नायडू और वो क्या करेंगे, और ये भी सबको मालूम है। एक एक आदमी जानता है कि अगर मौका मिलेगा तो मोदी जी दूसरे लोगों को तोड़कर अपनी सरकार बना लेंगे। तो कोई मूर्ख है, नायडू हो चाहे नीतीश हो, और दोनों को लंबा पैसा चाहिए। आंध्र प्रदेश में तो बदहाली है, वहाँ पर बजट है नहीं बिल्कुल, और अभी उन्होंने कह दिया हम इमाम को इतने पैसे देंगे, मस्जिद बनाएंगे
और वो क्या कहते हैं हज हाउस बनाएंगे, पैसा ही पैसा चाहिए। तो इनका जो बीजेपी का वोटर पूछेगा कि वोट हम देंगे और पैसा तो मुसलमानों के उत्थान के लिए खर्च करोगे और फिर हमसे कह रहे हो कि हिंदूवाद पे वोट दें, तो काफ़ी टिपिकल सिचुएशन है। ऐसे में मैं योगी जी पर कोई खतरा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति है उसमें योगी जी बहुत मजबूत है। हाँ, अगर ये एनडीए सरकार नहीं होती तो इनके निशाने पर हैं योगी केंद्र सरकार के, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे। निशाने पर हैं और मुलाकात हो रही है, समीकरण समझ में नहीं आ रहे हैं कुछ क्या बन रही है। नहीं, मैं फिर कहूँगा कि इस समय चूँकि गठबंधन की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री का भी ये पूरा इंटेंशन होगा कि ये सरकार भी सहूलियत से चले और आगे आने वाले समय में वो फिर से वो मजबूती हासिल करे या उस और कुछ कदम उठाएं जैसी उनके पास पिछले सालों में थी। तो उसके लिए उन्हें पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। टूट-फूट जैसी स्थिति देख रहे हैं आप, हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगले लंबे समय तक टूट-फूट की स्थिति आएगी, क्योंकि ये दोनों ही जो बड़े सहयोगी नेता हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, उन दोनों को ही अपना राज्य भी देखना है और उस राज्य के लिए अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र का सहयोग लगातार चाहिए होगा। नीतीश कुमार के राज्य में अगले साल चुनाव हैं जनवरी में, तो वहाँ वो क्यों चाहेंगे कि किसी भी तरह के अपसेट करने से उनकी सरकार का भी नुकसान हो और केंद्र से भी हाथ धो बैठें। क्या कुछ लगता है आपको एडवाइस दी होगी आज अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी पोजीशन को स्पष्ट करने की कोशिश की गई होगी, जैसा कि उस स्टेज पे पहुंचे हुए नेता करते हैं कि अगर कोई भी गलतफहमी हो तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें अक्सर नेता लोग आपस में करते हैं। तो पहला तो ये हुआ होगा और दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी अमित शाह को कोई विभाग आवंटित नहीं हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पिछली बार तो वो गृह मंत्री थे, इस बार वो कौन से मंत्री बनेंगे हम कह नहीं सकते। तो एक किसी तरह का एक आश्वासन या किसी तरह का एक कमिटमेंट योगी जी की तरफ से ऑफ़र किया गया होगा कि भाई आप कुछ भी करें हम आपके साथ हैं, और अमित शाह जी की ओर से ये कमिटमेंट दिया गया होगा कि केंद्र सरकार आपको मजबूत देखते हुए मजबूत देखना चाहती है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो हम कोई भी मंत्रालय उनको मिले। क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से पार्टी का तो नुकसान होता ही है और ज़्यादा नुकसान केंद्र सरकार का होता है, और केंद्र सरकार के इस तरह के नुकसान को आज नरेंद्र मोदी बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस का इनिशिएटिव प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया गया होगा। ये पूरी तरह से मेरा कंजेक्चर है, ये स्पेकुलेशन है कि ये कोशिश की गई होगी कि भाई जो पब्लिक परसेप्शन है उसे दूर करने के लिए आप लोग मिलें और अपने जो दूरियां हैं कम करें, मतभेद कम करें। ठीक है, मैं बस एक आखिरी सवाल से क्लोज करूंगा। आपको क्या लगता है, वही सवाल मैं दोहराऊंगा, सलाह क्या दी होगी? नहीं, निश्चित रूप से जो रतन मनीलाल साहब ने बात कही, मैं उनसे सहमत हूँ कि दोनों ही नेताओं ने ये बात कही होगी या स्पष्ट किया होगा कि नहीं हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। वो कहा कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, और कमियां तो थी, सच तो यही है, लेकिन उसको स्पष्ट करने की, इन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की गई होगी। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया होगा, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया होगा। महत्वपूर्ण बात यह कि उस स्पष्टीकरण से योगी जी सहमत हैं कि नहीं हैं, अमित शाह जी सहमत हैं कि नहीं हैं, या ये खाली अभी एक मतलब एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने के लिए ही है। उसको फिर धरातल पर नजर आना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई चीज़ गतिरोध नहीं है, और अगर ये गतिरोध बना रहेगा तो मोदी जी इस पोजीशन में, आज की पोजीशन में है उत्तर प्रदेश में, कि मोदी जी को माइनस करने के मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी माइनस हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी ने, मतलब उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, उनके ऊपर कोई निशान नहीं लगा हुआ है। उन्होंने अपनी जनता के बीच में एक पैंठ बना ली है, मजबूत पकड़ बना ली है, उनकी बात का असर है, और जो उनका हिंदुत्व का उसका जो एक आधार है, उस आधार को योगी जी ने मजबूत किया है। तो ऐसी स्थिति में योगी जी को टच करना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कत होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन से तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर ये ईगो बना रहा, जो केंद्र में ईगो की प्रॉब्लम रही, मुझे लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम रही तो स्थितियां और बदतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप सभी का। तो कोऑर्डिनेशन है ज़रूरी बीजेपी को, अगर फिर से इतिहास की इबारत लिखनी है उत्तर प्रदेश में। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।